नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडारा अकेडमी में एक बार स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है और किस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं या फिर उसमें कौन से नंबर्स आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसमें मतलब एक्सपांशन किस प्रकार से होता है, और रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर अब क्या होता है, सबसे पहले तो रियल नंबर्स यानी क्या एग्जैक्टली नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स अब इसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मराठी में कहते हैं इसे नैसर्गिक संख्या। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये पूरे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके पहले वाले लेसन में भी हम पढ़ चुके हैं सेट्स में नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से डिनोट करता है नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स शुरुआत होती है WC से दर्शाते हैं और ये 0 1 2 3 4 डैश डैश, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स के बाद आता है हमारे पास उसे कहते हैं इंटीगर्स। अब इंटीगर्स कितने होते हैं, इंटीगर्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंटीगर्स को दर्शाते हैं I से, और हमें पता है कि इंटीगर्स क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं। ठीक है, माइनस भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, मतलब ये बढ़ते भी हैं और कम भी होते जाते हैं। इंटीगर्स क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे यदि हमें बताना है कि 1 2 3 4, इसमें नंबर्स क्या है, प्लस में आएंगे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से लेकर स्टार्टिंग से 0 से लेकर चालू होते हैं एंडिंग तक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, -3 ये क्या होता है, -2 से छोटा हो जाता है, -2 से -1 छोटा, -1 बड़ा हो जाता है, फिर 0, फिर यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे देखिए 0 -1 से बड़ा हो जाता है, फिर 1 बड़ा हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके अलावा अब है हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, पहले तो रैशनल नंबर्स डिनोट कहते हैं, रैशनल नंबर्स को हम दर्शाते हैं किससे, रैशनल नंबर्स को दर्शाते हैं हम Q से। रैशनल नंबर्स किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। P/Q फॉर्म में होते हैं, मतलब अपॉन वाले नंबर्स होते हैं, जो कि जैसे एग्जांपल लिया जाए तो P/Q यानी क्या, ये रहा 3/5, इस फॉर्म में यदि रहा तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स हो जाएगा। P/Q मतलब P के जगह एक नंबर होगा, Q के जगह एक नंबर होगा, इस प्रकार से वो रैशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स आर, यहाँ पे P/Q इज अ Q एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल्स एंड Q इज नॉट अ O, इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसको आगे में आपको बताऊंगा। तो अब क्या है, यहाँ पे बोला गया कि इंटीग्रल्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज एवरी इंटीग्रल P इज इक्वल टू P1। इंटीग्रल्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं इंटीग्रल्स क्यों रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू P/1 होता है। P इज इक्वल टू P/1 मतलब इस फॉर्म में वो लिखा जाता है। ठीक है, सो I is a integers is a subset of क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। इंटीग्रल्स ये क्या हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रल्स ये ऑलरेडी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए इंटीग्रल्स का सबसेट हो जाएगा Q मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीग्रल्स आप सभी को पता ही है। तो हम पढ़ते हैं आगे ऑर्डर रिलेशन ऑन Q। तो रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर रिलेशन ऑन Q रिलेशन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया कि ऑर्डर रिलेशन ऑन Q क्या हो जाता है। सबसे पहले दो हम ले लेते हैं रैशनल नंबर्स, एक है P/Q, दूसरा है R/S। ठीक है, और इसमें Q क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और S भी 0 से बड़ा होगा। तो फिर हमें क्या है, एक कंडीशन होती है कि इफ P into S इज इक्वल टू P into S इज इक्वल टू हो जाएगा R into Q। ठीक है,
P इंटू यस इज इक्वल टू R इंटू क्यू, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो P इंटू यस, ठीक है, P इंटू यस, तो यहाँ पे P इंटू यस की जगह क्या आ जाएगा, P अपॉन क्यू आ जाएगा, ठीक है, अपॉन R इंटू यस। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे R इंटू यस नहीं आएगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R इंटू यस, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके P इंटू यस आ गया और R इंटू क्यू, इस प्रकार से ये मिल जाएगा हमें। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में बोला है कि इफ P इंटू यस, P इंटू यस ये बिगर होगा, P इंटू यस ये बिगर होगा R इंटू क्यू से, देन अब क्या होगा, देखिए P इंटू यस, इस साइड वाला जो बड़ा होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू इज बिगर देन R अपॉन S, मतलब P इंटू यस जो है ये R इंटू यस क्यू है, ठीक है, ये P इंटू यस ये बड़ा होता है R इंटू क्यू से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो P अपॉन क्यू ये बड़ा होगा R अपॉन S से, ठीक है। अब उसके बाद यदि मान लो P इंटू यस इज स्मॉलर देन R इंटू क्यू, देन यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, P अपॉन क्यू से बड़ा हो जाएगा R अपॉन S, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ये Q का क्या कहा गया है, ऑर्डर रिलेशन है ऑन Q, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई दो नंबर्स रहेंगे, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हम एक एडिशन होती है एक मल्टीप्लिकेशन होती है। एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए। आप a प्लस बी लो इज इक्वल टू b प्लस ए लो, चलेगा। अब a प्लस बी एंड b प्लस ए मीनिंग क्या हो गया, अब यहाँ पे एक हम कहते हैं ना कि 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आंसर तो हमारा सेम ही आ गया। बस यहाँ पर रैशनल नंबर्स होगा, रैशनल नंबर्स है ना अपॉन में होगा, ठीक है। तो जैसे एक नंबर ले लिया हमने, मान लो 1/2 प्लस 2/1, यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, 2/1 प्लस 1/2। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि एडिशन जब भी करते हैं तो 2 से 1 में प्लस करो या प्लस 2 में 1 प्लस करो, तो आंसर सेम आना। वैसे ही यहाँ पे a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में एक a प्लस बी करो या b प्लस ए करो तो ये एडिशन प्रॉपर्टी होगी, और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं b प्लस सी प्लस ए, या फिर a बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अब इसको टोटल कर ले, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो इन दोनों का तीनों का भी टोटल जो आएगा उतना ही इसका ही आएगा, क्योंकि ए का बी का और सी का जो है वो वही रहेगा, ठीक है। और लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम कंडीशन होती है, a इंटू बी, ठीक है, इंटू सी इज इक्वल टू यहाँ पे a b इंटू सी। इसका भी मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी करें या फिर a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी करें, मतलब दोनों को कॉमन निकाल कर उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर जो तीसरा नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों का भी आंसर सेम आना है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस प्रकार से भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 0 या फिर 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, a होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यही वाला प्रॉपर्टी, a इंटू 1, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू, इसका भी आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। यहाँ पे इसे एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कहते हैं, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं इसे। उसी प्रकार एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि a प्लस माइनस a प्लस माइनस a इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आता है, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है,
a इंटू 1/a इज इक्वल टू a इंटू 1/a इज इक्वल टू या फिर 1/a इंटू a इधर भी कट गया इधर भी कट गया, क्या बचा 1। सो आंसर क्या आना है 1 ही आता है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी और इसे बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, दो नंबर्स है उनको प्लस करो, a प्लस b मतलब 2 प्लस 1 करो या 1 प्लस 2 करो, उसका एडिशन सेम ही आना है। मल्टीप्लिकेशन किसे 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 जा 2 ही होना है, मतलब 2 1 जा 2 ही होता है। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्लस करें तो भी सेम आना है, मल्टीप्लिकेशन करें तो भी सेम आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान में रखने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने ये जानबूझ के पहले नहीं बताया आपको, मैं अभी 2.1 के पहले बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं अपन 10। ठीक है, 10 से पहले 1 में डिवाइड करेंगे, तो 1 से 10 में डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आंसर आता है, 1 से 10 में डिवाइड किया तो यस 10 ही आना है। ठीक है, 10 में फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 5, राइट। फिर 10 में यहाँ पे किससे डिवाइड करें तो 3 से। अब 3 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 3 से 10 में डिवाइड करते तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर आ गया 0, यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर से यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये 3.333 इस प्रकार से ये बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, डैश 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 दे देता हूं मैं, तो ये इस प्रकार से ये बढ़ेगा। ठीक है, अब 3 हो गया, अब 10 को मैं क्या कर लेता हूँ 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 से डिवाइड करें 10 पे तो 4 2 जा 8, पॉइंट दे दिया यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, सो यहाँ पे कितना आ गया 2.5। ठीक है, 10 को 4 से डिवाइड किया, अब 10 को ही हम ले लेते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यस 5 2 जा 10 हो जाता है। 10 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 6 डिवाइड 10, 6 1 जा 6, पॉइंट दे दिया 0, 6 का टेबल 40 आते हैं क्या, नहीं आते, 6 टाइम्स में 36 आते हैं, यहाँ पे फिर से 4 फिर से 0 मतलब 1.66 है ना, ये बढ़ते जाएगा, राइट। उसी प्रकार 10 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 7 1 जा 7 बचे 3, 7 के टेबल में 30 आते क्या, नहीं आते, 4 टाइम्स में 28 आते हैं, फिर आया 2, 7 के टेबल में 2 आता है क्या, आता नहीं आता है, 7 2 जा 14 हो गया, यहाँ पे आ गया 6, अब क्या आएगा 60 आता है क्या, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 टाइम्स में कितना आता है 56, बचे कितने 4, अब एक 0 बढ़ा दिए तो 7 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 5 आता है 35, फिर यहाँ पे आ गया 5, फिर से 0 बढ़ा दिए, 7 के टेबल में 7 टाइम्स में 49 आता है, तो फिर से आ गया 1, तो ये 1 यहाँ से चालू किया था मतलब यही बढ़ेगा हमारा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब 10 का हो गया, अब हम ले लेते हैं 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से 10 में डिवाइड करें तो कितना आता है, 8 1 जा 8, यहाँ पे आ गया 2, पॉइंट दे दिया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 होता है, मतलब 1.25, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 को डिवाइड करते हैं हम 9 से, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, बचे कितने 1, फिर से 1 पॉइंट, यहाँ पे 9 1 जाए फिर से 1, मतलब 1.11 डैश 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 1 1 ही आएगा, और 10 से यदि डिवाइड करते हैं तो 10 से यहाँ पे आ जाता है हमारा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये ध्यान से ये हमने कर लिए। तो अब ये करने का मीनिंग क्या हो गया, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अब क्या होगा। तो मैं पहले तो लिख लेता हूँ टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं ग्रो करते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वही नंबर बार बार आएंगे पॉइंट के बाद, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जहाँ पे एग्जैक्टली आंसर हमें पॉइंट के बाद मिल चुका है तो वो हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, किससे डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग नहीं है,
उसके बाद ये यस है, ये भी है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये वाला भी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। तो ये जो है नंबर्स 1 में लिख लेता हूँ, 2 यहाँ पे 4, ठीक है, फिर 5 6 नहीं आता है, 8 उसके बाद 10। ये ऐसे नंबर्स है, ये 6 क्यों नहीं आया, 2 into 3 करें तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन क्यों आता है, तो हमें 3 से मल्टीप्लिकेटिव नहीं चाहिए, 2 से मल्टीप्लिकेटिव चाहिए, ठीक है। तो 1 2 4 5 8 10, अब यहाँ पे 2 8 4 को लिखे तो 2 into 2 होता है, 5 एज इट इज, ये 2 into 2 into 2 होता है और ये 10 क्या होता है, 2 into 5। एक तो 5 से मल्टीपल चाहिए, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा वो 5 से मल्टीपल चाहिए, या फिर 2 से मल्टीपल चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स चाहिए, जो डिनोमिनेटर्स आर प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स चाहिए, 2 और 5 का, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नंबर्स मतलब 5 से मल्टीप्लिकेटिव या फिर 2 से मल्टीप्लिकेटिव, ऐसे डिनोमिनेटर्स में नंबर चाहिए, उसमें 2 3 6 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के बारे में। प्रैक्टिस सेट 2.1 में कहा है पहले क्वेश्चन में कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमें बताना है। तो इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो 2 और 5 के जो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर्स आते हैं उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो नहीं आते उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 13/5, इसके डिनोमिनेटर्स में कितना है, 5 है। 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम फैक्टर है, देयर डिनोमिनेटर आर प्राइम फैक्टर, सो द डिनोमिनेटर, यहां पे हम लिख लेते हैं द डिनोमिनेटर इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो द डिनोमिनेटर इज अ प्राइम फैक्टर, सो क्या 13/5 इज कौन सा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप, इज अ टर्मिनेटिव, यहां पर टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। बस हमें देखना क्या है इसके टर्मिनेटिंग में, मतलब डिनोमिनेटर्स में 2 से मल्टीपल वाला या फिर 5 से प्राइम फैक्टर वाला नंबर है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2/11 है, ये 2 या 5 से मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव। यहाँ पे लिखना पड़ेगा द डिनोमिनेटर क्या है, आर अदर देन 2 and 5, other than prime factors 2 and 5, so it is non टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। देखिए कुछ करना नहीं है, बस डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना है और उसे उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये डिनोमिनेटर हो गया, और 29/16 इसके डिनोमिनेटर्स में कितना है, 16 है, और ये 2 से डिविजिबल है, 8 टाइम्स में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर से 2 और 5 का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही लिखना है, द डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, द डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेटिव बाय 2, so it is टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार अब 125 5 से मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है, 5 से डिवाइड कर 125, तो 5 से मल्टीपल है, तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, द डिनोमिनेटर is a prime number, is a prime number multiplicative, किससे मल्टीप्लिकेटिव है ये,
by 5, so it is a terminating. So it is a terminating. ये terminating हो जाएगा. वहां पे देखिए 11/6 आया, तो 6 क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 into 3, 3 2 6 होता है, 2 2 मतलब हमें कैसे फैक्टर चाहिए जो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए. जैसे 8 है तो ये क्या हो जाता है 2 into 4, 4 2 8 होता है. ठीक है, दोनों में क्या है प्राइम फैक्टर्स है 2 के. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स चाहिए या फिर 5 के फैक्टर्स चाहिए जो दोनों में भी 5 से मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे 6 है तो ये 6 क्या है प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं होगा. सो द डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा the denominator is not a prime number multiplicative, is not a prime numbers multiplicative, so it is non terminating. ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है. और इसमें कुछ नहीं, बस हमें ध्यान में रखना है 2 के मल्टीपल चाहिए और प्राइम नंबर चाहिए, 5 के मल्टीपल चाहिए और प्राइम नंबर चाहिए. मतलब 5 into 10 होगा तो भी वो आ जाएगा, लेकिन 5 into 3 15 आता है तो वहां पे वो नहीं आएगा क्योंकि वहां पे 3 आ रहा है. ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपको सब कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा होगा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ. बहुत ही आसान था, अब क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी आसान है, हम आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है, डेसिमल फॉर्म में लिखना. यहाँ पे क्या है 200 से 127 में हमें क्या करना है डिवाइड करना है. तो 127 को हम 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है, देखिए 200 से 127 ये क्या है छोटा नंबर है. सो 0 टाइम्स हम डिवाइड करते हैं 0, यहाँ पे 0 0 आ गया, माइनस करेंगे 127.80 बढ़ा देते हैं. 200 से 1270 नंबर नहीं आएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में 12 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे 1200 आ गया 70, यहाँ पे फिर से एक पॉइंट बढ़ा दे, 2 3 6 होता है मतलब 600 आएगा. फिर यहाँ पे एक कैरी कर लेते हैं 0 0 आ गया. ठीक है, एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 1000 आ गया. 1000 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में आता है 200 में. सो यहाँ पे आ गया 0 0 0. इस प्रकार से हमारा जो क्या कहते हैं डेसिमल फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा 127/200 इज इक्वल टू 0.635. कितना आएगा 0.635. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही आसान है, बस डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. अब 99 से डिवाइड करेंगे 25 में, 99 के टेबल में 25 तो आता नहीं, छोटा नंबर है. फिर से हम 0 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, पॉइंट देंगे 0 बढ़ गया. अब 99 के टेबल में 2 टाइम्स में, 99 के टेबल में 2 टाइम्स में देखिए 100 कितना होता है 200, 99 कितना हो जाएगा 198. क्यों, क्योंकि 99 100 में से 1 माइनस किया तो 99 आता है, इसलिए तो 2 आ गया तो ये आ गया 198. उससे बिगर नंबर हो जाएगा 3 टाइम्स मैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 15 में से 10 गया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 0. फिर 520, 9 के टेबल में 9 5 से कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है 520 का. फिर से हम इसको डेसिमल फॉर्म में करते हैं और बढ़ेगा 5 टाइम्स में कितना आता है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले तो 5 आता है 495. ठीक है, 10 में से 5 है 5, 12 में से अब 10 गए तो 2, यहाँ पे 0. अब 250 आ गया. 250 देखिए यहाँ पे वही आने वाला है, मतलब 2525 आने वाला है. ठीक है, तो 2525 ये नंबर आएगा, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं 25/99 इज इक्वल टू 0.25. ये 2525 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर लाइन खींच लेते हैं. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. बहुत आसान है, छोटा सा नंबर है, 7 से हमें 23 में डिवाइड करना है. और 23 के टेबल में 7 के टेबल में 23 नहीं आता, 7 3 होता है 21. क्या ये आ गया 2, पॉइंट दे दिया, एक 0 बढ़ गया तो 7 2 हो जाएगा 14. फिर से आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया. ठीक है,
फिर से एक 0 बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 के टेबल में 60 आते क्या, नहीं आते, 7 8 कितना होता है 56 होता है। सो 7 8 56, यहाँ पे आ गया हमारा 4, मतलब यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। फिर से तो 7 के टेबल में 40 आते क्या, नहीं आते हैं, 7 बटा 35 होता है, और यह आ गया 5, और फिर से हम एक 0 बढ़ा देंगे तो 7 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 49, यहाँ पे फिर से आ गया 1 आ गया, फिर से एक 0, 7 1 7 आ गया 3, अब 3 मतलब एक 0 फिर से बढ़ा दिए तो अब क्या हो जाएगा, 7 के टेबल में 13 नहीं आते, 7 के 28 होता है, तो 28 यहाँ पे आ गया 2, देखिए यहाँ पे फिर से 2 0 मतलब ये वाला सीक्वेंस चालू होगा, 2 8 5 7 1 4 वाला जो सीक्वेंस है वो फिर से चालू होगा। इसलिए अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 23/7 इज इक्वल टू 3.285714। ये जो सीक्वेंस है ये इस प्रकार से उसके ऊपर आ रहा है, इसलिए हमने उसके ऊपर लाइन खींच ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 4 का क्या है, 4/5, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, मुझे लगता है इसमें 0 आएगा, फिर 0 4 आ गया, पॉइंट दे दिया, 5 8 40 हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 का जो आंसर है 0.8, बहुत ही आसान है ये वाला तो। और उसके बाद है 8/8 से डिवाइड करना है हमें 17 में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 17 8 के टेबल में 17 नहीं आते, 8 2 16 होता है, सो 16 यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट दे दिया, 8 1 8 बचे 2, फिर से 8 2 16 बचा 4, 8 5 40 हो गया खत्म, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो आया वो क्या हो जाएगा, 17/8 इज इक्वल टू 2.125। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे नंबर, इसलिए लाइन खींचना नहीं है, जहाँ पे रिपीट होगा वहां पे लाइन खींचना है। मुझे लगता है मैंने ये बहुत फास्ट किया आपको बताया, लेकिन एक ध्यान में मुझे ये पता है आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में हो मतलब आपको डिवाइडेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो इसलिए डिवाइडेशन करना है और डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, बाकी कोई कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम उसको भी देखेंगे कि क्या करना है वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में दिया है वो थोड़ा सा अलग है, मेरा जो स्टेप है थोड़ा अलग है, लेकिन ये आपको समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रैशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q फॉर्म में लिखिए, मतलब ये P/Q इज इक्वल टू हो गया 0.6, ठीक है। तो अब इसको मैं इस फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूँ, P/Q इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश, ये बढ़ते जाएगा, तो इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम इसे 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, पॉइंट के बाद रिकरिंग डिजिट कितना है, 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 10 और P/Q इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 6.6, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.6 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6, तो ये हो जाएगा 10 6 60, यहाँ पे क्या 6.0, ठीक है, तो 6.0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6.0 आने के बाद यहां पे हमें क्या करना है, 0.666 है, तो 0.66 इंटू 10 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6.6, मैं यहाँ पे एक ही डिजिट लिखता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 में से माइनस करेंगे, तो ये 10/PQ माइनस P/Q हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 6.6 माइनस 0.66,
ठीक है। तो अब यदि ये माइनस करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या हो जाएगा 10 माइनस पी अपॉन क्यू, माइनस मतलब 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9 पी अपॉन क्यू आ गया इज इक्वल टू, अब 6.6 में से 0.6 यदि माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 6.6 में से 0.6 माइनस करता हूं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, कितना मिलेगा सिर्फ 6। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो P अपॉन Q 3 2 6 3 3 9, इस प्रकार से हमारा जो है P अपॉन Q फॉर्म में हमें आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे जो अदर फॉर्म में दिया है तो x निकालो फिर उसको ये करो और वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो ये यदि आप इस स्टेप से जाते हो तो आपको बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 0.37 डैश है। ठीक है, इसको यदि हम फॉर्म में लिखते हैं तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.37 डैश हो जाएगा। अब 37 डैश है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.373737 है ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इसको हम डैश डैश दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 होने के बाद इक्वेशन नंबर, अब हम इसको क्या करना है, रिकरिंग पॉइंट्स, रिकरिंग डिजिट कितने हैं, 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 है, सो मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 100 P अपॉन Q हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 0.3737 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो क्या हो जाएगा, ये 37 इधर आ जाएगा और इधर 37 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.37, इसको नंबर दे देते हैं हम 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कौन से इक्वेशन में से, 2 में से 1, तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 2, सॉरी मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 100 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पे 37.37 माइनस 0.37, ये बार बार मतलब ज्यादा के नंबर्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 99 P अपॉन Q, 100 में से 1 गया तो 99 बचे, P अपॉन Q 37.37, अब 0 है तो 37 गए यहाँ पे आ जाएगा 37। ठीक है, तो अब P अपॉन Q फॉर्म क्या हो जाएगा, P अपॉन Q फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा 37/99। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा और P अपॉन Q फॉर्म में लिखना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए मैंने डैश नहीं दिया था, ये डैश देना जरूरी है, अब नहीं भी दिए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं होता है इसमें, लेकिन डैश दे दिए तो हमारा क्या हो गया कि हमें पता रहेगा कि ये 37 रिपीट हो रहा है, इसलिए वहां पर डैश दिए, और जो चेकर है वो भी आसानी से हमारा चेक करके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3.17, रिकरिंग पॉइंट कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट से 2 नंबर्स है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है 3.16। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं P अपॉन Q 3.17 या इस प्रकार से ये बढ़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिकरिंग डिजिट कितने पॉइंट के बाद 2 है, सो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 है, मतलब 100 बोथ द साइड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q 100 P अपॉन Q आ जाएगा इज इक्वल टू 100 इंटू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिख लेता हूँ 317.17, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर देंगे 2। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 कौन सा है हमारा, ये रहा 100 P अपॉन Q, माइनस करना है P अपॉन Q इज इक्वल टू 3.17, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉरी 317.17 डैश माइनस
3.17। अब क्या हो जाएगा 3.17 यहाँ पे माइनस के 17 क्या हो गया 0 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं। 317 में से 3 गया तो कितना बचा 314, यहाँ पे आ जाएंगे 99 P अपॉन Q। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। 314 अपॉन 99 ये हो गया हमारा P अपॉन Q फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही करना है हमें, इसे लिखना है P अपॉन Q इज इक्वल टू 15 अपॉन 89। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू 15 अपॉन 89 डैश डैश डैश, इसको नंबर दे देते हैं 1। इसको जरूरी नहीं है लिखना है, इसको ही आपने क्वेश्चन 1 दे दिए तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हम, इसको दे देते हैं नंबर 1। ठीक है, अब क्या है रिकरिंग पॉइंट्स कितने डिजिट के बाद 2 है, सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बोथ साइड। अब दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 P अपॉन Q इज इक्वल टू 15.8, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1589.89। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर P अपॉन Q 100 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89। रिकरिंग डिजिट है इसलिए डैश देना जरूरी है, तो 1.89 गए तो बच गए, फिर 1589 माइनस 15 कर लेते तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8 में से 2 गए तो कितने बचते हैं हमारे 6, 1564। सो यहाँ पे आ गया 1564 और यहाँ पे आ गया 99 P अपॉन Q। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 1564 अपॉन 99। अब 99 और 1564 में किससे डिवाइड होता होगा तो भी हमें कुछ सॉरी यहाँ पे हमारा कुछ 8 9 यहाँ पे कैरी नहीं होता, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1574 अपॉन 99। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। यदि डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना, नहीं होता है तो छोड़ देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब ये थोड़ा सा 3 नंबर्स वाला है, तो 3 नंबर्स रिकरिंग डिजिट है, तो हमें पता है कि 3 का क्या हो जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। सो तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 2.514, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है हमें क्या कहते हैं 3 नंबर से, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 P अपॉन Q हो जाएगा इज इक्वल टू, और इसको 1000 करेंगे तो 2514514 माइनस 2.514 ये आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करना है तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे ये करेक्टली हो गया था हमारा, यहाँ पे नहीं करना है, फिर लिखना है हमें सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 1000 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514। ठीक है, तो यहाँ पे 2514 ये 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2512। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 999 P अपॉन Q। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। इस प्रकार से देखिए ये रिकरिंग डिजिट हमारा सॉल्व हो गया। तो हमें यहाँ पे P अपॉन Q फॉर्म में लिख लिया है। यदि आपको ये बोलेंगे P अपॉन ये नंबर्स लिख के आपको ये नंबर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप 3.17 इज इक्वल टू 314 अपॉन 99, इस प्रकार से लिख सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस सेट कौन सा 2.1 रियल नंबर्स का 2.1 पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और मुझे लगता है मैंने बहुत ही आसानी से आपको ये सभी जो है समझा के दिया हुआ है, तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 2.2 के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।